तो सब लोग क्या हाल है? चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होता है उसकी क्या क्या वॉल्यूम होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो गैसेस होता है बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसका एक्सचेंज होता है, जैसे कि O2 एंड CO2, उसका एक्सचेंज कैसे होता है। ओके, एंड वो कैसे फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स कैरी होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर की जो मात्रा होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 मिलीमीटर मार्करी प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर मार्करी प्रेशर के बराबर होता है। तो अगर हम इस 760 मिलीमीटर मार्करी प्रेशर के बराबर अगर उसकी फ्रैक्शनल गैसेस जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हमको O2 का निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग देखोगे कि O2 का जो एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम दिया हुआ रहता है पार्शियल प्रेशर का, उसका 159 होता है। तो अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो टोटल 760 मिलीमीटर मार्करी के बराबर होता है। तो इस 760 मिलीमीटर के अंदर जितना भी एग्जिस्टिंग गैसेस होता है एटमॉस्फेयर के अंदर सबका वॉल्यूम दिया हुआ है, सबका प्रेशर मिला जुला के दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना है ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है एटमॉस्फेयर में, रफली 21% होता है। तो बहुत इजी है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, दैट मीन कितना प्रेशर ऑक्सीजन की तरफ से टोटल प्रेशर के अंदर कंट्रीब्यूट होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस का कितना प्रेशर कंट्रीब्यूशन रहता है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो बहुत ईजी है, तो आप इसको करोगे क्या, 21/100 कर दो और इसको 760 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा आपका 159.6। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दैट मीन टोटल 760 मिलीमीटर के अंदर ऑक्सीजन का जो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रीब्यूशन है, जो प्रेशर कंट्रीब्यूशन है वो 159 या 160 मिलीमीटर मार्करी प्रेशर के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? चलो आगे जो भी कंसेप्ट होगा वो इसी टॉपिक पे बेस होगा, मतलब दैट मीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इसी के ऊपर बेस करके होगा। तो बेसिकली जब भी हम एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आता है, ये बेसिकली एल्वियोलाई है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, कंडक्टिंग जोन से एयर ट्रांसपोर्ट होकर एल्वियोलाई के अंदर आता है। एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है, ब्लड की कैपिलरी होता है। तो ये हमारा एल्वियोलाई है, राइट। अभी एल्वियोलाई के अंदर आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन एटमॉस्फेरिक एयर, नॉट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई के अंदर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मेजर गैसेस कैरी होता है आगे तो वो O2 एंड CO2 होता है। तो हम O2 CO2 को लेकर डिस्कस करेंगे और अदर गैसेस जो होता है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम गैसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है ब्लड के अंदर, इसीलिए हम सिर्फ O2 CO2 के बारे में बात करेंगे। तो एल्वियोलाई जो एयर आता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 या तो आप बोल सकते हो 160। ठीक है, 160 मिलीमीटर। अब जैसे ही वो एयर अंदर आता है, किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर आता है, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 104। जैसे ही वो एयर अंदर आएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 104। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 PO2, राइट। अब ये जो एल्वियोलाई है, पहले इसका स्ट्रक्चरल थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो एल्वियोलाई है इसका एक पतला सा सिंपल सा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन। ये जो देख रहे हो ना, ये सिंगल सेल की लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन। अब ये जो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आता है, जो O2 CO2 अंदर आता है, उसमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है,
तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एल्वियोलाई के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरी होता है। बेसिकली ये कैपिलरी जो होता है वो जो आर्टरी एंड वेन्स होता है ना, वो आगे चल के कैपिलरी फॉर्म करता है। आर्टरी के लिए उसको हम कहते हैं आर्टरियोल्स एंड वेन्स के लिए उसको हम कहते हैं वेन्यूल्स। तो ये आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स आगे चल के जहाँ पर भी टिश्यू के साथ उसका कनेक्शन बनता है वहाँ पर वो कैपिलरीज फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होगा, आरबीसी होगा, दैट मीन ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन आया यहाँ पर, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होगा यहाँ पर और वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके आगे ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पर जो मैंने बोला कि जो एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन, राइट। और ये जो कैपिलरी का जो मेम्ब्रेन है देख सकते हो वो भी सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, इसको हम कहते हैं एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, राइट। अब ये जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एक सपोर्टिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज को सपोर्ट करता है, उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया, मैंने हल्का लाइट ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया एक लाइन मेम्ब्रेन जैसा, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन स्क्वैमस एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल जो मेम्ब्रेन का लेयर होता है, दोनों के बीच में एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, दोनों को सपोर्ट करता है क्योंकि दोनों बहुत पतला और कमज़ोर मेम्ब्रेन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों मेम्ब्रेन जो कि एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन है और कैपिलरी की जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, ये दोनों इतना पतला क्यों होता है, क्यों वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है। रीज़न यही है कि अगर वो ज़्यादा सेल से बना हुआ होगा तो डिफ्यूज़न की जो मैकेनिज़्म है उसमें हैम्परिंग होगा, कि डिफ्यूज़न की मैकेनिज़्म स्मूथली हो, प्रॉपरली हो, ठीक है, ज़्यादा झंझट ना हो, इजीली गैस अंदर और बाहर जा सके, उसको प्रमोट करने के लिए जो सेल का लेयर होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है कि इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो गैस का, डिफ्यूज इन डिफ्यूज आउट हो सके गैसेस। क्लियर। अब ये जो ऑक्सीजन अंदर आया वो ऑक्सीजन आगे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा और वो कैरी होगा। दैट मीन अभी जो ब्लड कैरी हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं O2 ब्लड। ये जो ब्लड अभी कैरी हो रहा है अंदर वो O2 ब्लड है। और ये किसके थ्रू कैरी हो रहा है, जो सिस्टम के थ्रू, जो कैनल के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैरी हो रहा है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ओके। याद रखना पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वेन जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बट पल्मोनरी वेन इज़ एन एक्सेप्शन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक कैरी करता है, ठीक है। एंड पल्मोनरी आर्टरी भी एक एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो है वो O2 ब्लड को कैरी करेगा, राइट। अब ये O2 ब्लड को कैरी करके कहाँ लाएगा, वो जो अपना हार्ट है हार्ट के अंदर लाएगा। हार्ट के पास 4 चेम्बर होता है, सबको पता है मैमलियन हार्ट में 4 चेम्बर होता है। तो उसमें लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये 4 पार्ट होता है, 4 चेम्बर होता है। तो जैसे ही ये ब्लड हार्ट के अंदर आएगा तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर सिस्टोल होगा, फिर वो इसका मूवमेंट डायस्टोल होने के बाद डायस्टोल और फिर सिस्टोल होकर इसका मूवमेंट वेंट्रिकल के अंदर होगा, फिर वेंट्रिकल से सेम ब्लड यहाँ पर फ्लो आउट होगा और वो इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी और एओर्टा कहते हैं, ठीक है। एओर्टा और सिस्टेमिक आर्टरी, इस एओर्टा के थ्रू ये ब्लड आगे चल के, दैट मीन सेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जिसको हम O2 ब्लड कह रहे हैं, ये O2 ब्लड आगे कैरी होगा और कैरी होके कहाँ आएगा, टिश्यू के पास आएगा, क्योंकि अब टिश्यू के अंदर ब्लड की और O2 की रिक्वायरमेंट है। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि टिश्यू के अंदर कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म होता है।
कोई भी टिश्यू हो, चाहे वो मसल टिश्यू हो, चाहे वो हार्ट मसल हो, चाहे वो लिवर की टिश्यू हो, किडनी हो, नर्वस सिस्टम की टिश्यू हो, हमेशा उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। और जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जैसे कि ग्लूकोज, फैट, सबको ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। ओके, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, एटीपी का प्रोडक्शन कराने के लिए ऑक्सीजन इज़ द मेजर बर्नर। तो बिना ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल कनेक्ट होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होकर बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर टिश्यू में ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद टिश्यू के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होगा। वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? CO2, जो टिश्यू के अंदर फॉर्म होगा। अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के तौर पे CO2 का प्रोडक्शन होगा। अब ये CO2 आगे चल के डिफ्यूज़ इन होके कैरी होगा, किसके थ्रू? CO2 आगे डिफ्यूज़ इन होगा किसके अंदर? ये है हमारा सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन के थ्रू CO2 कैरी होगा, ठीक है। अब इस टाइप की जो ब्लड है, अब जो ब्लड कैरी हो रहा है आगे चल के हार्ट के अंदर, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम है बट CO2 का मात्रा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अब टिश्यू के अंदर जो CO2 प्रोडक्शन हुआ था उसको आगे निकालना है ना। हम जब ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, पर बदले में एक्सेलेशन के थ्रू CO2 को भी बाहर जाना होता है। तो अब ये जो ब्लड जाएगा अंदर वो CO2 रिच ब्लड होता है, इसको CO2 ब्लड भी कहते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, दोनों नाम सही है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। क्लियर? तो अब ये CO2 ब्लड आगे कैरी होगा, कैरी होके ये जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये सिस्टमिक वेन है और हमको पता है सिस्टमिक वेन का दो पार्ट होता है। एक जो ऊपर बॉडी सिस्टम में ऊपर की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है उसको हम कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, और एक जो नीचे की पार्ट से CO2 ब्लड को कैरी करके अंदर लेके आता है उसको हम कहते हैं इनफेरियर वेना कावा, ठीक है। तो यहाँ पर दो वेना कावा भी हम लोगों को मिल गया, एक है सुपेरियर वेना कावा और एक को हमने बोला कि इनफेरियर वेना कावा, राइट। तो बेसिकली ये क्या करता है, CO2 रिच और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको आगे सिस्टमिक वेन के थ्रू फाइनली राइट एट्रियम के अंदर लेके आता है। और फिर राइट एट्रियम के अंदर से चल के ये ब्लड फिर यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वल्व, ओके, जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व भी कहते हैं। इसके थ्रू ये आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर और राइट वेंट्रिकल के थ्रू इस ब्लड का मूवमेंट होगा। कहाँ मूवमेंट होगा? लंग्स की तरफ। ये CO2 ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। अब ये लंग्स के पास यहाँ पर कौन है? ब्लड कैपिलरी है। अब ब्लड कैपिलरी में जाके ये जो CO2 रिच ब्लड था, ये CO2 ब्लड आगे चल के डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा बाहर, ठीक है। अब ये CO2 ब्लड से लेके CO2 हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा और बाहर इन द फॉर्म ऑफ गैस डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन खाली हो जाएगा और खाली हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड करेगा? ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, ओके। सो ये बहुत सिंपल सा एक बेसिक मैकेनिज्म है गैसियस एक्सचेंज का। अब इस गैसियस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है इसके अंदर पार्शियल प्रेशर कैसे चेंज होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का थ्योरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दूं क्योंकि आई होप कि ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है? 159 160 इनके बीच में होता है, ठीक है, मिलीमीटर मार्करी प्रेशर के बराबर होता है, राइट। अब एटमॉस्फेयर के अंदर तो O2 का प्रेशर ज़्यादा होगा,
तो बट जब भी वो O2 एल्वियोलाई के अंदर आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जब एयर अंदर आता है कंडक्टिंग जोन के थ्रू आता है, कंडक्टिंग जोन के थ्रू आने के बाद वो फाइनली ट्रैकिया आगे चल के मल्टीपल ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। तो ब्रोंकियोल्स फाइनली जाके एल्वियोलाई में कनेक्ट होता है और वो एल्वियोलाई के पास जो कैपिलरी होता है वो कैपिलरी में गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो हमने एक बात पढ़ा था जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एयर वॉल्यूम पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस नाम का एक जोन होता है जो बेसिकली ट्रैकिया का जो कंडक्टिंग जोन होता है उसके पास होता है, वो एरिया होता है। उस एरिया में थोड़ा सा गैस हमेशा फंसा हुआ रहता है जो कभी डिज़ोल्व नहीं होता, जो कभी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो एरिया कभी खाली नहीं रहता है एक्चुअली। ठीक है, तो जब भी एयर हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो होता है, हमेशा एयर कभी ना कभी बॉडी टिश्यू के द्वारा भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो जब तक वो ऑक्सीजन, जब तक वो एयर अंदर आता है एल्वियोलाई के पास, जब तक वो एयर यहाँ पर एल्वियोलाई के पास अंदर आता है, उस एयर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो थोड़ा डिग्रेड करता है। ठीक है, डाउन होता है। कितना कम होता है? एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 मिलीमोलर मार्करी के बराबर होता है। अगर हम बात करें CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर होता है एल्वियोलाई के अंदर 40 मिलीमोलर मार्करी प्रेशर। क्लियर? अब ये प्रेशर जो है ऑक्सीजन एंड CO2 का, तो पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का आगे ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देखेंगे। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन जब कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन आगे डिफ्यूज इन होगा। अब डिफ्यूजन का रूल क्या कहता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि सिंपली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना until it attain the equilibrium, राइट? तो यहाँ पर बाहर एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, यहाँ पर कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 होता है। वो क्यों होता है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कहाँ ज़्यादा है? बाहर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो सिंपली हायर टू लोअर फ्लो होगा, सिंपल डिफ्यूजन का मैकेनिज्म। तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, अंदर आके ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। ओके, और जब ये ब्लड फ्लो होके यहाँ पर टिश्यू के साथ एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का, दैट मीन इस पार्ट में, इन दिस पार्ट जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो 95 मिलीमोलर होगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर 104 था अभी 95 क्यों हो गया? तो बेटा जब भी ऑक्सीजन, जब भी कोई गैस ट्रांसपोर्ट होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं उसका पार्शियल प्रेशर जो होता है लॉस होता है। ठीक है, पूरा वो 100% ट्रांसपोर्ट नहीं होता है क्योंकि उस गैसेस का अदर टिश्यूज़ के अंदर भी थोड़ा बहुत डिफ्यूज इन डिफ्यूज आउट होने का मैकेनिज्म चलता है। तो एक्चुअली अगर बात करें कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम एंटर करता है, 95 मिलीमोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा तो ये जो ऑक्सीजन था उसका पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, और कम होकर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। टिश्यू के अंदर जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होने लगेगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घटते घटते 40 मिलीमोलर के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो कम हो गया, पर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो अब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन किस में यूटिलाइज हो रहा था? मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज हो रहा था। तो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज होने से टिश्यू के अंदर किसका प्रोडक्शन हुआ? CO2 का प्रोडक्शन हुआ। अब ये CO2 आगे चल के कहाँ जाएगा? CO2 आगे चल के डिफ्यूज आउट होगा। किसके अंदर? अगेन यहाँ पर जो सिस्टमिक वेन था उसके अंदर CO2 एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है गैस के अंदर वो डिफ्यूज आउट होगा। तो यहाँ पर टिश्यू के अंदर जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है अब बढ़ेगा, 45 हो जाएगा। अब ये जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है टिश्यू के अंदर वो बढ़ के कितना हो जाएगा? पहले 40 था, अब ये हो जाएगा 45 मिलीमोलर, राइट? 45 मिलीमोलर हो जाएगा। क्लियर? फिर अब ऑक्सीजन
इसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ टिश्यू के अंदर 40 मिलीमोलर, क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर पूरे मात्रा में यूटिलाइज हो चुका है और इसका पार्शियल प्रेशर कम होते होते 40 पे आके रुका है, राइट। तो अब ये जो CO2 ब्लड मैंने बोला था यहाँ पर फ्लो होता है, तो CO2 ब्लड कहने का मतलब क्या है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी है अब CO2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब CO2 ज़्यादा बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो जो ब्लड फ्लो होगा वो मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। क्लियर। अब ये ब्लड आगे चल के राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा और फिर यही CO2 ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी ब्लड आगे चल के कहाँ जाएगा, कैपिलरी के पास, ठीक है। ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। मैंने बताया था ना कि पल्मोनरी जो भी होता है वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, चाहे वो पल्मोनरी वेन हो या आर्टरी हो। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से CO2 रिच ब्लड जो है और डीऑक्सी जो ब्लड है वो आगे चल के कैरी होगा, ठीक है। और ये कैरी होके अब यहाँ पर कैपिलरी के अंदर अगर बात करें CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 45 है और एल्वियोलाई के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है वो 40 है, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर अगर बात करें CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलाई के अंदर कितना होगा 40, क्योंकि टिश्यू के अंदर जितना CO2 का प्रोडक्शन हुआ बाहर का CO2 का प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा उसके रिस्पेक्ट में, तभी ना जाके CO2 बाहर जाएगा, क्योंकि इसमें भी डिफ्यूजन का रूल फॉलो होगा। अब CO2 का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो CO2 कैसे डिफ्यूज़ आउट करेगा, CO2 को भी तो मूव करना है ना बाहर की तरफ एक्सेलेशन के थ्रू। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो डिफ्यूजन किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ से CO2 विल मूव टूवर्ड्स आउटसाइड, एल्वियोलाई के अंदर जाएगा, फिर वहाँ से वो आगे चल के धीरे धीरे एक्सेलेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा प्रेशर का मैकेनिज्म। तो अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बना के सॉर्ट आउट कर देता हूँ कि पूरा सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में प्रेशर डिफरेंस कितना था। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ टिश्यू के अंदर एल्वियोलाई के अंदर तुमने देख लिया कि PO2 जो होता है 104 एंड CO2 होता है 40 मिलीमोलर, ठीक है। अगर टिश्यू की बात करें, टिश्यू के अंदर जब यहाँ पर एक्सचेंज होता है उसके दौरान जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 95 मिलीमोलर होता है एंड CO2 का होता है 40, क्योंकि अभी टिश्यू के अंदर O2 जा रहा है, अब O2 का यूटिलाइजेशन होगा। अब टिश्यू के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये था पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का थ्योरी, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेप्ट, ये मैंने बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। अब यहाँ पर मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बताऊंगा, डीऑक्सी ब्लड। डीऑक्सी ब्लड के अंदर क्या होगा, अभी टिश्यू के अंदर O2 का यूटिलाइजेशन होगा तो टिश्यू के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, कितना कम होगा 40 मिलीमोलर। अब मेटाबॉलिज्म की रिजल्ट के तौर पे CO2 का प्रोडक्शन होगा तो CO2 का पार्शियल प्रेशर अब 40 से बढ़ के 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिश्यू से आगे चल के जब सिस्टम में आएगा, दैट मीन जब ये सिस्टमिक वेन के अंदर आएगा तब भी सेम रहेगा दोनों का, PO2 जो होगा वो 40 होगा एंड PCO2 जो होगा वो 45 होगा। अब सिस्टमिक वेन से चल के हार्ट होके जब ये लंग्स के पास जाएगा, जब तक बाहर इसका डिफ्यूज आउट नहीं होता है वो CO2, तब तक ये PO2 एंड CO2 का जो रिजल्ट है वो सेम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और ये रिजल्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। सो आई होप कि ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा सबको, ओके। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बताओ मुझे, आई विल गेट बैक टू यू थ्रू रिप्लाई, ओके।